हेलो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स का कर रहे हैं हम लोग। आपका प्रीलिम्स का सिविल सर्विसेज यूपीएससी का है ना। इसका पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग। 2006 ईयर है ना, ईयर कौन सा है? 2006 वाला, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम लोग प्राचीन भारत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए हम लोग प्राचीन भारत कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसकी प्लेलिस्ट में जाना है और सारे 1990 यहाँ से 1995 से है ना, एक सेकेंड, 1995 से मैंने लेटेस्ट तक करवा रखे हैं, ठीक है। वो सब आपको देखना है। आइए यहाँ सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ आप देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको प्रारंभिक परीक्षा। तो इसमें इतिहास के जो सेगमेंट है प्राचीन भारत, ठीक है। इसे कितने क्वेश्चन इस बार आए हैं प्राचीन भारत से? 9 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 9 क्वेश्चन। आइए सीधा क्वेश्चन में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। जो जानते हैं वो ये आप कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। सूची 1, पुरातात्विक स्मारक स्थल को सूची 2 राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला क्या है? सूची पुरातात्विक स्मारक स्थल है, और दूसरा क्या है? राज्य, यानी कि कौन सा स्थल जो है कौन से राज्य में स्थापित है, ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है। यहाँ देखिए पहला क्या है, यहाँ देखिए शिशुपालगढ़, पीपरहवा है ना, गोलपाड़ा, विष्णुपुर, ठीक है। और राज्य कौन कौन से? असम, मणिपुर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, बताना है कि कौन कौन से कोड का इस्तेमाल कर, एक मिनट, कौन से इसमें से सही है। इसका क्या आपको आंसर लग रहा है? देखिए यहाँ पर सी नंबर क्या है, सही पूछा है ना। यहाँ पर आप फिर से देखिए, वो सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा इसका होगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। उड़ीसा में है गोलपाड़ा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए, पुरातात्विक जो स्मारक स्थल है शिशुपाल, वो कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। पिपरवाहा कहाँ पे है आपका? पिपरवाहा आपका है उत्तर प्रदेश से। गोलपाड़ा कहाँ है? असम से। और विष्णुपुर कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आप देखिए यहाँ पर शिशुपालगढ़ उड़ीसा में क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन समझिए। इस है ना, ईसा पूर्व 3री शताब्दी के लोगों के निवास का प्रमाण यहाँ पे मिला है, ठीक है। शिशुपालगढ़ में उड़ीसा में कहाँ पे मिला है? तीसरी है ना, तीसरी ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व 3री शताब्दी के लोगों का निवास स्थल वहाँ पे मिला है, ठीक है। क्या क्या और बना है? मिट्टी से निर्मित एक टीला जो पुराने कस्बे को घेरे हुए इसे सुरक्षा प्रदान किए, चारों ओर जलाशय शत्रुओं से रक्षा, है ना। ये आपको देखिए इसमें इसकी खासियत है, ठीक है, रक्षा है और फिर घेरा हुआ है। पिपरवा का जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसमें क्या क्या है, ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। खुदाई का हुआ था 1898 है ना, 1898 ईस्वी में, ठीक है। बुद्ध की अस्थियों का एक प्रशस्त कलश, एक स्वर्ण पट्टिका एवं सोने की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई। ये वाला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का अस्थियों का एक प्रस्तर कलश, ठीक है। एक स्तूप भी मिला है यहाँ पर, पांड्य मौर्य युगीन, ठीक है, पांड्य मौर्य युगीन, ये आपका है यहाँ। व्यास क्या है स्तूप का? व्यास है आपका 116 फुट और चौड़ाई है आपका ये 22 फुट, ठीक है। इसके अंदर एक मंजूषा में बुद्ध के आवेश है ना, अवशेष मिले पाए गए हैं, ठीक है। इसमें बुद्ध के अवशेष पाए गए। बुद्ध के अवशेष क्यों रखे जाते थे? क्योंकि एगो इसमें ऐसे जैसे बुद्ध के जो अस्थियाँ थी, अवशेष थे, उसको रखे और स्तूपों में उसको डाल दिया जाता था ताकि वो धार्मिक बन जाए और ये बुद्ध से रिलेटेड हो। इसमें मैं बुद्ध धर्म में जब पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ देखिए विष्णुपुर मणिपुर के बारे में, चलिए देखिए इसमें प्रशासनिक जिला था ये मणिपुर विष्णुपुर, ठीक है। नाम क्या था इसका? पहले नाम था इसका लुमंगन डांग, ठीक है, लुमंगन डांग। और उसके बाद वर्तमान में इसका क्या नाम है? लामंग डोंग, ठीक है, लामंग डोंग, है ना। और मुख्यालय इसका क्या था? विष्णुपुर, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से थोड़ा सा मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है, ठीक है, सही सुमेलित है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। आइए देखते हैं। विक्रमाशील मठ उत्तर प्रदेश, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, और उदयगिरी गुफाएं जो है सो महाराष्ट्र में है। अमरावती बौद्ध स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है, ठीक है गाइस। आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अमरावती बुद्ध स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में, ये मैंने बताया आपको, अशोक के शासनकाल से संबंधित है। 200 ईसा पूर्व में बना था, ठीक है, ये स्तूप। और विक्रमाशील मठ के बारे में थोड़ा सा जानिए। ये क्या है? बिहार में स्थित है, ठीक है।
स्थापना कब हुआ? पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में इसका स्थापना किया और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, ये सब आपको देखिए, ये सब कुछ कुछ लिखते चलिए आप साथ साथ। हेमकुंड गुरुद्वारा जो है ये कहाँ है? उत्तरांचल से संबंधित है। ठीक है, जो लोग जिस क्षेत्र के हैं वे लोग वहाँ से हैशटैग उत्तरांचल, हैशटैग उड़ीसा इस तरह करके आप कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो कौन से लोग ज़्यादा देख पा रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं और फ़ायदा हो रही है तो बताइए। ठीक है, हेमकुंड गुरुद्वारा जो है उत्तरांचल में है, सिख धर्म के से संबंधित है। ये हेमकुंड गुरुद्वारा जो है सो गुरुद्वारा है, तो ये किससे होगा? सिख धर्म से संबंधित है। अन्य नाम क्या है इसका? हेसकुंड गुरुद्वार भी नाम है इसका, हेसकुंड भी है इसका नाम। ठीक है, हेमकुंड भी और हेसकुंड भी है। ठीक है, इसका नाम। उदयगिरी गुफाएं, इसको आपने देखा है, मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में दिखाऊंगा मैं, ये उड़ीसा में है। ठीक है, गुफाओं में निर्मित चैत्यगृह जैन से संबंधित है। ठीक है, ये क्या है? गुफाओं जो निर्मित है चैत्यगृह वो जैन से संबंधित है। और कौन निर्मित? शुंग काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ है? आपका शुंग काल में। उदयगिरी का अर्थ क्या होता है? सूर्योत्तर की पहाड़ियाँ, है ना, सूर्योदय की पहाड़ियाँ, सूर्योदय जिधर से सूर्य उगता है उसको सूर्योत्तर। उदयगिरी की अर्थ इसका आप समझिए। अमरावती के बारे में आप देखिए, ध्यान दीजिए। अमरावती स्तूप, एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 1990, एक मिनट मैं फिर से बताता हूँ, 1995 है ना, 1995 से जो मैंने करवा रखा है PYQ, इसमें क्या है 1995 से आपको 2000 कितना आपका 11 तक ना, ये जो है सो आपका इसमें आपको मिलेगा सिर्फ आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट इंडिया एक साथ है। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए, ये सारे प्लेलिस्ट आपको एंशिएंट इंडिया के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिर आर्ट एंड कल्चर को मैं 2011 से मैं अलग कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। अमरावती स्तूप जो है ये क्या है? ये अमरावती स्तूप 2वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है। प्राचीनतम नाम इसका क्या था? यहाँ पर नाम लिखिए, देखिए, धान्य कटक नाम, किससे? अमरावती से संबंधित है। ठीक है, प्राचीन नाम है। 1797 ईस्वी में कर्नल कलिंग मैकेजी, है ना, मैकेंजी सर्वप्रथम इस स्तूप का पता लगाया। कर्नल, नाम याद रखिए सबका, हिस्टोरियन है ये, कर्नल कलिन मैकेंजी सर्वप्रथम ने 1797 में इसका पता लगाया। घंटाकृत में बना हुआ है, ये घंटाकृत में बना हुआ है, संगमरमर का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये सब आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, टोटल 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण, देखिए कौन सा बृहद मंदिर प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राजकाल के दौरान हुए? ठीक है, सूर्यवर्मन से संबंधित है क्वेश्चन। क्या? सूर्यवर्मन से संबंधित बृहद मंदिर का कुछ पूछ रहा है और अल्प अभिकल्प तथा निर्मित है। ठीक है, सूर्यवर्मन के राजकाल के दौरान। ठीक है, आप टाइम पीरियड में आप पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों को कि कौन सा है। यहाँ पढ़िए, श्री मरियम्मन मंदिर, अंगकोरवाट मंदिर, बाटू केवेज मंदिर, कामाख्या मंदिर। आपने कुछ नाम सुन रखा है, आपने कामाख्या मंदिर के नाम सुन रखा होगा, है ना। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर देखिए। इसका आंसर है बी। क्या है? बी आंसर है। अंगकोरवाट है इसका नाम। ठीक है, ये क्या है आपको? ये आपका ये जो बृहद मंदिर है ये अंगकोरवाट, ये आपका सूर्यवर्मन के राजकाल में बना है। थोड़ा सा एनालाइज देखिए, एक बृहद मंदिर जिसका प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के काल के दौरान हुआ था, वो अंगकोरवाट है। ठीक है, अंगकोर, इसको एक और नाम है अंगकोर भी है। ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? ये कंबोडिया में, आप देखें मैप में, कंबोडिया में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर निर्माण क्या है? 1113 ईस्वी में हुआ है। 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच में हुआ है। भगवान विष्णु को समर्पित है ये अंगकोरवाट मंदिर। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये शब्दों को यूज करिए अपने दिमाग में। विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये आप समझ रहे हैं। विश्व धरोहर सूची, आप एक होमवर्क दे रहा हूँ। विश्व धरोहर सूची में जो जो भी चीज़ें शामिल है भारत की, खासतौर पे आप अपना अलग नोट्स बनाइए, और जो जितनी भी चीज़ें सम्मिलित हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है, ये चीज़ आप क्या करिए, इसको देखिए कि भारत की कौन कौन सी चीज़ें विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसका आप लिखिए, खुद से सर्च करिए। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड। आइए यहाँ पर आगे क्या है कि आप जब पढ़ेंगे तो आप इन सब मंदिर को आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पढ़ रहे कामाख्या मंदिर है ना, बाटू केवज मंदिर या श्री
मरिकम्मन मंदिर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस एक्टिव माइंड से पढ़ना है आपको एक्टिव स्टूडेंट बनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी है ना। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी, अश्व है ना। देखिए यहाँ पर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव है ना अमोध वर्ष प्रथम, दांति दुर्ग, ध्रुव कृष्ण। ठीक है, अगर आता है आंसर तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। चौथा का आंसर है बी आपका। ठीक है, यहाँ देखिए दांति दुर्ग। ठीक है, दांति दुर्ग ने क्या किया था, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव एकदम फैक्ट है। राष्ट्रकूट साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रकूट साम्राज्य का नींव कौन रखा था, तो आपका दांति दुर्ग रखा था। ठीक है, दांति दुर्ग। दांति दुर्ग के बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए। दांति दुर्ग क्या था, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक, और वास्तविक नाम इसका क्या था, दांति वर्मन था। ठीक है, और जब आप अमोध वर्ष प्रथम, ध्रुव और कृष्ण के बारे में आप पढ़ेंगे जब एंशिएंट इंडिया में, तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा आपको एनालाइज करना है। ठीक है, आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी जल्दी। सूची 1, उपलब्धि, आविष्कार या परिकलन है ना, परिकलन। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिए। उपलब्धि या आविष्कार या परिकलन, और सूची 2 क्या है, प्राचीनतम भारतीय विद्वान है ना के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट का सही उपयोग करिए। सूची 1 उपलब्धि, आविष्कार, परिकल्पन, और सूची 2 प्राचीन भारतीय विद्वान। मतलब कि कौन सा ऐसा उपलब्धि या फिर आविष्कार या परिकल्पना है जो भारतीय प्राचीन भारत के विद्वानों ने किया है। पहला देखिए, ये सम्मिलित कीजिए कि कौन सा है। ठीक है, पहला इसमें देखिए यहाँ पर इस तरह, पृथ्वी द्वारा सूर्य के परिक्रमण की कालावधि पाई। ठीक है, ये चिन्ह पाई का आप देखिए लोगो है ना, पाई है ना का मान का परिकलन है ना, शून्य अंक की खोज, और सांप सीढ़ी, एक सेकेंड, सांप सीढ़ी का खेल है ना, सांप सीढ़ी का खेल। इधर क्या है, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बुधायना और आपका ज्ञान देव है ना, सॉरी ज्ञान देव। ठीक है, अब यहाँ कूट का इस्तेमाल करिए और इसमें से आप मिलाइए कि कौन सा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ये है, देखिए सी नंबर। कौन सा, सी नंबर आपको दिख रहा है, ये सी तो है ना। ए का 2 है, बी का आपका 3 है, और सी का 1 है, और डी का 4 है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हूँ, देखिए उपलब्धि, आविष्कार या परिकल्पन भारतीय प्राचीन विद्वान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि कि कितने टाइम पीरियड में पृथ्वी जो है सूर्य का परिकल्पना एक परिक्रमा कर देता है, ये भास्कराचार्य जो थे इन्होंने बता रखा है। ठीक है, भास्कराचार्य ने। ठीक है, आप देखिए और यहाँ समझिए थोड़ा सा, पाई जो है, पाई का मान का परिकलन कौन किया था, बुधायना ने। ठीक है, बुधायना ने। पाइथागोरस परिमेय की व्याख्या भी इन्होंने किया था। ठीक है, शून्य अंक की खोज किसने किया था, यहाँ समझिए, शून्य अंक की खोज आर्यभट्ट, समझ रहे हैं, शून्य अंक की खोज आर्यभट्ट ने किया था। और इन्होंने क्या किया था, दशमलव प्रणाली का विकास भी किया था। ठीक है, दशमलव प्रणाली का विकास भी किया था। और सांप सीढ़ी का खेल जो है ये कौन किए थे, ज्ञान देव। ठीक है, मूल रूप में मोक्ष पथ भी कहा जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ बहुत आश्चर्य खेल है, सांप सीढ़ी का खेल आपने खेला है ना, जैसे सांप सीढ़ी का खेल जो रहता है तो उसको पुराना नाम क्या है, मोक्ष पथ है ना, मोक्ष पथ। आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि पृथ्वी इन्होंने क्या था, आर्यभट्ट दशमलव प्रणाली का इन्होंने खोज किया था, यहाँ समझ रहे हैं आप, दशमलव प्रणाली का खोज आर्यभट्ट है ना, शून्य का अंक का खोज आर्यभट्ट। ठीक है, और आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा सा और जानिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, इन्होंने बताया था। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होने का वास्तविक कारण भी बताया था इन्होंने कि क्यों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। ज्योग्राफी में हम लोग समझते हैं इसको कि क्यों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, ज्योग्राफी की किताबों में मैंने इसको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिए सूर्य सिद्धांत एंड क्या कहता है, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय ग्रंथ का रचना भी इन्होंने किया है। ठीक है, आगे देखिए, इन सब के बारे में बहुत पहले PYQs में मैंने बता रखा है कि कौन से विद्वान कौन से थे। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। ठीक है, किसके बीच, नदियों का बड़ा रोल है, आप समझते हैं, सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। क्वेश्चन नंबर 6 का आप समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है आपसे, तक्षशिला कहाँ पर स्थित है। दो, आप जब तक्षशिला के बारे में पढ़ते हैं तो ये बताया गया था वहाँ पे कि 2 नदियों के बीच में वो तक्षशिला का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंधु तथा झेलम। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है, सिंधु तथा झेलम। थोड़ा सा समझ जाइए कि तक्षशिला जो नदियों के बीच में हुआ है वो सिंधु तथा झेलम है। ठीक है, स्थित है। ठीक है, यहाँ देखिए
इसके बीच। प्रश्न संख्या 7 देखिए, बहुत खत्म होने वाला है। देखिए, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। ठीक है, टाइम पीरियड पूछ रहा है कि यूनान पहले आए, फिर एक बार मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। यूनान, शक, फिर कुषाण। यूनान पहले, फिर शक, फिर कुषाण। यूनानी, कुषाण, फिर शक, शक, यूनानी, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपको टाइम पीरियड बताना है। अपने से इसको सोचिए और आपने जो पढ़े हैं उसका बौद्धिक क्षमता लगाइए और इसको इस्तेमाल करके इसका आंसर दीजिए। ए है इसका आंसर, क्या है? ए। यहाँ देखिए, है ना, यूनानी, शक और फिर कुषाण आए थे। ठीक है, मैं टाइम पीरियड यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि प्राचीन काल के आक्रमण का टाइम पीरियड जो है ये है यूनानी जो है, फिर आया शक और फिर कुषाण। तो यूनानी सम्राट जो है, यहाँ थोड़ा सा समझिए, यूनान के बारे में समझिए पहले। यूनानी सम्राट जो है आपका सम्राट है ना डेसियन, है ना, 1513, है ना, 513 ईस्वी में पूर्व, 513 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए यूनानी सम्राट क्या है? डेटियस। ठीक है, 513 ईस्वी में डेटियस जो थे वो 513 ईस्वी। और पुनः फिर क्या है? यूनानी सम्राट सिकंदर महान 306 ईसा पूर्व। ठीक है, तो पहले हो गया यूनानी, क्या हो गया? यूनानी। फिर शक हो गया। ठीक है, शक कौन है? शक हो गया आपका सीथियन, है ना। आप देख पा रहे हैं, सीथियन, है ना, सीथियन। और पहली एवं दूसरी शताब्दी में ये आपका इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, फिर क्या हो गया यहाँ पर देखिए, 513 और 302 के बाद आपका पहली और दूसरी शताब्दी में आपका शक आए और उसके बाद कुषाण कब आए? पहली शताब्दी में। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये सब टाइम पीरियड आपको देखना है, एनालाइज से पढ़ना है जब भी आप पढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु, है ना, इक्ष्वाकु आप सुने, इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, है ना। और दूसरा क्या ऑप्शन है? पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है। यहाँ देखिए आपको केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, दोनों, और फिर एक, दो, दोनों, और न तो एक और न तो दो। आपको दिख रहा है? आप बताइए कि क्या दक्षिण भारत के इच्छुक शासक जो थे, इच्छाउक, है ना, इच्छाउक शासक जो थे, उन्होंने बौद्ध मत का विरोध किया था और पूर्वी भारत में पाल शासक बौद्ध मत का समर्थन किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा बी। आप समझ रहे हैं? बी हो जाएगा, केवल 2। ये वाला सही है आपका। ठीक है, ये वाला सही है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए। पूर्वी भारत में पाल शासक जो बौद्ध मत के समर्थक थे, ये एकदम सही बात है। ठीक है, और ये क्या था? पाल शासक बंगाल का ये संबंधित है। ठीक है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक जो थे, इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, क्योंकि ये बात गलत है। क्योंकि दक्षिण में 225 से 325 ईस्वी में आंध्र में इच्छुक वंश शासक, इस वंश में 7 शासक हुए थे। कितना शासक? 7 शासक। और बौद्ध मत का ये लोग ने विरोध नहीं किया था। ठीक है, कोई समर्थन किया था। आइए, सभी रानियां बौद्ध मतावली थी इनकी, और बौद्ध धर्म का समर्थन किया था। मैंने बताया ना, बौद्ध धर्म का समर्थन किया था। और रानियां जितनी भी थी इनकी, वो सब बौद्ध मतावली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, क्वेश्चन नंबर 9। इलाहाबाद यहाँ समझिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ठीक है, इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख है, आप लोग जो देखे हैं उन लोग को बताइए कि क्या आप लोग देखे, इलाहाबाद से कौन है बताइए, कमेंट करिए, है ना। तो किससे संबंधित है? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। आप बताइए इसमें से कौन सा? 9 का आंसर हो जाएगा गाइस डी। क्या हो जाएगा? डी, समुद्रगुप्त। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा समझिए। इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। और आपको जब, है ना, महापद्म नंद, अशोक, और फिर क्या करता है इसको, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब के बारे में जब भी आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ें तो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और समझिए। इलाहाबाद कौशाम्बी में है। ठीक है, इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख मूलतः अशोक द्वारा उत्कर्षित, है ना, उत्कर्षित किए गए थे। कौन इसको करवा रहा था? अशोक। इलाहाबाद के जो स्तंभ है कौशाम्बी में, वो अशोक से संबंधित है, उत्कीर्ण करवाए थे। उत्कीर्ण मतलब उन्होंने बनवाए थे। ठीक है, इनसे समुद्रगुप्त के अभियानों, है ना, अभियानों के संबंध में जानकारी मिलती है। तो अशोक ने करवाए थे और जानकारी किसकी मिलती है? समुद्रगुप्त से। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आप समझ रहे हैं कि अशोक इसका ये है, संबंधित इससे है, लेकिन जानकारी किसकी मिलती है? समुद्रगुप्त से। आइए अगला फैक्ट क्या है? मुगल शासक अकबर ने
प्रयाग में किले का निर्माण कराया, संभवतः उसी ने इसका नाम इलाहाबाद भी रखा। तो इलाहाबाद के जो लोग हैं ये लोग को समझ, आपको एक फैक्ट पता चल गया कि इलाहाबाद जो नाम है, ये लोग इतिहास में शायद अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था, ऐसा माना जाता है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डाटा आप कमेंट करिए कि इलाहाबाद का क्या नाम अकबर ने रखा था और कब। प्रयाग में जब उन्होंने किला बनवाया था तभी उन्होंने इसका नाम ये रखा होगा। देखिए गाइस, हम लोग आगे इस कड़ी में पीवाईक्यू की कड़ी में जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, एकदम मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा। आप लोग थैंक यू, आप वीडियोस को देख रहे हैं, है ना, कुछ भी हेल्प मिल रही है तो आप इसको कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।